मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक आतंकी हमले में हमारे देश के 18 वीर सपूतों को हमने खो दिया। मैं इन सभी बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस कायराना घटना पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी थी। देश में शोक भी है, आक्रोश भी है और ये क्षति सिर्फ उन परिवारों की नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया, भाई खोया, पति खोया। ये क्षति पूरे राष्ट्र की है और इसलिए मैं देशवासियों को आज इतना ही कहूंगा और जो मैंने उसी दिन कहा था मैं आज उसको फिर से दोहराना चाहता हूं कि दोषी सजा पाकर के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें हमारी सेना पे भरोसा है। वे अपने पराक्रम से ऐसी हर साजिश को नाकाम करेंगे और देश के 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसके लिए वो पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं। हमारी सेना पर हमें नाज है। हम नागरिकों के लिए, राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं। हम बोलते भी हैं, लेकिन सेना बोलती नहीं है। सेना पराक्रम करती है। मैं आज कश्मीर के नागरिकों से भी विशेष रूप से बात करना चाहता हूं। कश्मीर के नागरिक देश विरोधी ताकतों को भली भांति समझने लगे हैं और जैसे जैसे सच्चाई समझने लगे हैं, वे ऐसे तत्वों से अपने आप को अलग करके शांति के मार्ग पर चल पड़े हैं। हर माँ बाप की इच्छा है कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज पूरी तरह काम करे। किसानों को भी लग रहा है कि उनकी जो फसल फल वगैरह तैयार हुए हैं वो हिंदुस्तान भर के मार्केट में पहुंचे, आर्थिक कारोबार भी ठीक ढंग से चले और पिछले कुछ दिनों से कारोबार सुचारू रूप से चलना शुरू भी हुआ है। हम सब जानते हैं शांति, एकता और सद्भावना ही हमारी समस्याओं का समाधान का रास्ता भी है, हमारी प्रगति का रास्ता भी है, हमारे विकास का भी रास्ता है। हमारी भावी पीढ़ियों के लिए हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। मुझे विश्वास है कि हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ करके खोजेंगे, रास्ते निकालेंगे और साथ साथ कश्मीर की भावी पीढ़ी के लिए उत्तम मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा ये शासन की जिम्मेवारी होती है। कानून और व्यवस्था बनाने के लिए शासन को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। मैं सुरक्षा बलों को भी कहूंगा कि हमारे पास जो सामर्थ्य है, शक्ति है, कानून है, नियम है, उनका उपयोग कानून और व्यवस्था के लिए है। कश्मीर के सामान्य नागरिकों को सुख चैन की जिंदगी देने के लिए है और उसका हम भली भांति पालन करेंगे। कभी कभार हम जो सोचते हैं उससे अलग से सोचने वाले भी लोग नए नए विचार रखते हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों मुझे बहुत कुछ जानने का अवसर मिलता है। हिंदुस्तान के हर कोने से हर प्रकार के लोगों के भावों को जानने समझने का अवसर मिलता है और ये लोकतंत्र की ताकत को बढ़ावा देता है। पिछले दिनों 11वीं कक्षा के हर्षवर्धन नाम के एक नौजवान ने मेरे सामने एक अलग प्रकार का विचार रखा। उसने लिखा है, उरी आतंकवादी हमले के बाद मैं बहुत विचलित था। कुछ कर गुजरने की तीव्र लालसा थी, लेकिन करने का कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था।
और मुझ जैसा एक छोटा सा विद्यार्थी क्या कर सकता है? तो मेरे मन में आया कि मैं भी देश हित के लिए काम कैसे आऊं, और मैंने संकल्प किया कि मैं रोज 3 घंटे अधिक पढ़ाई करूंगा, देश के काम आ सकूं ऐसा योग्य नागरिक बनूंगा। भाई हर्षवर्धन, आक्रोश के इस माहौल में इतनी छोटी उम्र में आप स्वस्थता से सोच सकते हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन हर्षवर्धन, मैं ये भी कहूंगा कि देश के नागरिकों के मन में जो आक्रोश है उसका एक बहुत बड़ा मूल्य है। ये राष्ट्र की चेतना का प्रतीक है। ये आक्रोश भी कुछ कर गुजरने के इरादों वाला है। हाँ, आपने एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से उसको प्रस्तुत किया, लेकिन आपको पता होगा जब 1965 की लड़ाई हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारा नेतृत्व कर रहे थे और पूरे देश में ऐसा ही एक जज्बा था, आक्रोश था, देशभक्ति का ज्वार था। हर कोई कुछ न कुछ हो ऐसा चाहता था, कुछ न कुछ करने का इरादा रखता था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत ही उत्तम तरीके से देश के इस भाव विश्व को स्पर्श करने का बड़ा ही प्रयास किया था, और उन्होंने जय जवान जय किसान मंत्र देकर के देश के सामान्य मानवी को देश के लिए कार्य कैसे करना उसकी प्रेरणा दी थी। बम बंदूक की आवाज के बीच देशभक्ति को प्रकट करने का और भी एक रास्ता हर नागरिक के लिए होता है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी भी जब आजादी का आंदोलन चलाते थे, आंदोलन जब तीव्रता पर होता था और आंदोलन में एक पड़ाव की जरूरत होती थी, तो वे आंदोलन की उस तीव्रता को समाज के अंदर रचनात्मक कामों की ओर प्रेरित करने के लिए बड़े सफल प्रयोग करते थे। हम सब सेना अपनी जिम्मेवारी निभाएं, शासन बैठे हुए लोग अपना कर्तव्य निभाएं, और हम देशवासी, हर नागरिक इस देशभक्ति के जज्बे के साथ हम भी कोई न कोई रचनात्मक योगदान दें, तो देश अवश्य नई ऊंचाइयों को पार करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, श्रीमान टी.एस. कार्तिक ने मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा कि पैरालंपिक में जो एथलीट गए थे उन्होंने इतिहास रचा और उनका प्रदर्शन ह्यूमन स्पिरिट की जीत है। श्रीमान वरुण विश्वनाथन ने भी नरेंद्र मोदी ऐप पर लिखा कि हमारे एथलीट ने बहुत ही अच्छा काम किया, आपको मन की बात में उसका जिक्र करना चाहिए। आप दो नहीं, देश के हर व्यक्ति को पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ है। शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरालंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। और मैं हमारी एक विजेता बहन दीपा मलिक की इस बात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब उसने मेडल प्राप्त किया तो उसने ये कहा कि इस मेडल से मैंने विकलांगता को ही पराजित कर दिया है। इस वाक्य में बहुत बड़ी ताकत है। इस बार पैरालंपिक में हमारे देश से 3 महिलाओं समेत 19 एथलीटों ने हिस्सा लिया। बाकी खेलों की तुलना में जब दिव्यांग खेलते हैं तो शारीरिक क्षमता, खेल का कौशल्य, इस सबसे भी बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। आपको ये जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 पदक हासिल किए हैं। 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक शामिल है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भाई देवेंद्र जाजरिया भाला फेंक में वो दोबारा गोल्ड मेडल लाए और 12 साल के बाद दोबारा ले आए हैं। 12 साल में उम्र बढ़ जाती है, एक बार गोल्ड मेडल बनने के बाद कुछ जज्बा भी कम हो जाता है, लेकिन देवेंद्र ने दिखा दिया कि शरीर की अवस्था, उम्र का बढ़ना
उनके संकल्प को कभी भी ढीला नहीं कर पाया और 12 साल के बाद दोबारा गोल्ड मेडल ले आए। और वो जन्म से दिव्यांग नहीं थे, बिजली का करंट लगने के कारण उनको अपना एक हाथ गंवाना पड़ा था। आप सोचिए, जो इंसान 23 साल की उम्र में पहला गोल्ड मेडल प्राप्त करे और 35 साल की उम्र में दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त करे, उन्होंने जीवन में कितनी बड़ी साधना की होगी। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता और थंगावेलु ने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपना दाहिना पैर खो दिया था। गरीबी भी उनके संकल्प के आड़े नहीं आई। न वो बड़े शहर के रहने वाले हैं, न मध्यम वर्ग या अमीर परिवार से हैं। 21 साल की उम्र में कठिनाइयों भरी जिंदगी से गुजरने के बावजूद भी, शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद भी संकल्प के सामर्थ्य से देश को मेडल दिलवा दिया। एथलीट दीपा मलिक के नाम पर तो कई प्रकार के विजय पताकाएं फहराने का उनके नाम के साथ जुड़ चुका है। वरुण सिंह भाटी ने ऊंची कूद में कांस्य पदक हासिल किया। पैरा ओलंपिक के मेडल, उसका महात्म्य तो है ही है। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके तरफ देखने के लिए इस मेडलों ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी संवेदनाओं को तो जगाया है, लेकिन इन दिव्यांग जनों के प्रति देखने के दृष्टिकोण को भी बदला है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस बार के पैरा ओलंपिक में ये दिव्यांग जनों ने कैसा पराक्रम किया है। कुछ ही दिनों पहले उसी स्थान पर ओलंपिक स्पर्धा हुई। कोई सोच सकता है कि जनरल ओलंपिक के रिकॉर्ड को दिव्यांग लोगों ने भी ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। इस बार हुआ है। 1500 मीटर की जो दौड़ होती है, उसमें जो ओलंपिक स्पर्धा थी, उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले ने जो रिकॉर्ड बनाया था, उससे दिव्यांग की स्पर्धा में अल्जीरिया के अब्देल लतीफ बाका ने 1.7 सेकंड कम समय में 1500 मीटर दौड़ में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इतना ही नहीं, मुझे ताज्जुब तो तब हुआ कि दिव्यांग जनों में जिसका चौथा नंबर आया, धावक के नाते कोई मेडल नहीं मिला, वो जनरल धावकों में गोल्ड मेडल पाने वाले से भी कम समय में दौड़ा था। मैं फिर एक बार हमारे इन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले दिनों में भारत पैरा ओलंपिक के लिए भी, उसके विकास के लिए भी एक सुचारू योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले सप्ताह मुझे गुजरात के नवसारी में कई अद्भुत अनुभव हुए। बड़ा इमोशनल पल था मेरे लिए। दिव्यांग जनों के लिए एक मेगा कैंप भारत सरकार का लगाया गया था और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए उस दिन। और वहां मुझे एक छोटी सी बिटिया, जो दुनिया देख नहीं सकती है, गौरी शार्दुल, और वो भी डांग जिले के दूर सुदूर जंगलों से आई हुई और बहुत छोटी बच्ची थी। उसने मुझे काव्यमय पठन के द्वारा पूरी रामायण, उसको मुखपाठ है, उसने मुझे कुछ अंश सुनाए भी और वो मैंने वहां लोगों के सामने भी प्रस्तुत किया तो लोग हैरान थे। उस दिन मुझे एक किताब का लोकार्पण करने का अवसर मिला। उन्होंने कुछ दिव्यांगजनों के जीवन की साफल्य गाथाओं को संग्रहित किया था। बड़ी प्रेरक घटनाएं थी। भारत सरकार ने नवसारी की धरती पर विश्व रिकॉर्ड किया, जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। 8 घंटे के भीतर भीतर 600 दिव्यांगजन जो सुन नहीं पाते थे, उनको सुनने के लिए मशीनें फीड करने का सफल प्रयोग किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको स्थान मिला। एक ही दिन में दिव्यांगों के द्वारा 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड होना हम देशवासियों के लिए गौरव की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 साल पहले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू के जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन को हमने प्रारंभ किया था और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छता
यह स्वभाव बनना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए। गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना चाहिए। अब 2 अक्टूबर को जब 2 वर्ष हो रहे हैं, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के 125 करोड़ देशवासियों के दिल में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और मैंने कहा था, एक कदम स्वच्छता की ओर, और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है। मतलब कि देश 125 करोड़ कदम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। ये भी पक्का हो चुका है, दिशा सही है। फल कितने अच्छे होते हैं, थोड़े से प्रयास से क्या होता है, वो भी नजर आया है। और इसलिए हर कोई, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे शासक हो, चाहे सरकार के कार्यालय हो या सड़क हो, बस अड्डे हो या रेल हो, स्कूल या कॉलेज हो, धार्मिक स्थान हो, अस्पताल हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, सब कोई स्वच्छता के अंदर कुछ न कुछ योगदान दे रहे हैं। मीडिया के मित्रों ने भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। मैं भी चाहूंगा कि हमें अभी भी और बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है, प्रयास भरपूर हुए हैं और हम कामयाब होंगे, ये विश्वास भी पैदा हुआ है। ये भी तो जरूरी होता है। और तभी तो ग्रामीण भारत की बात करें तो अब तक 2 करोड़ 48 लाख यानी करीब करीब 2.5 करोड़ शौचालय का निर्माण हुआ है। और आने वाले 1 साल में 1.5 करोड़ और शौचालय बनाने का इरादा है। आरोग्य के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए, खास करके माताओं बहनों के सम्मान के लिए खुले में शौच जाने की आदत बंद होनी ही चाहिए। और इसलिए ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF, खुले में शौच जाने की आदतों से मुक्ति, उसका एक अभियान चल पड़ा है। राज्यों राज्यों के बीच, जिले जिले के बीच, गांव गांव के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा चल पड़ी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल खुले में शौच जाने की आदत से मुक्ति की दिशा में बहुत ही निकट भविष्य में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। मैं भी गुजरात गया था तो मुझे अफसरों ने बताया कि पोरबंदर, जो कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, इस 2 अक्टूबर को पोरबंदर पूरी तरह ODF का लक्ष्य सिद्ध कर लेगा। जिन्होंने इस काम को किया है उसको बधाई, जो करने का प्रयास कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं। और देशवासियों से मेरा आग्रह है कि मां बहनों के सम्मान के लिए, छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, इस समस्या से हमें देश को मुक्त करना है। आओ हम संकल्प लेकर के आगे बढ़े। खास करके मैं नौजवान मित्र जो कि आजकल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, उनके लिए एक योजना प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वच्छता मिशन का आपके शहर में क्या हाल है, ये जानने का हक हर किसी को है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक टेलीफोन नंबर दिया है, 1969। हम जानते हैं 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1969 में हमने महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई थी और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने वाले हैं। ये 1969 नंबर, उस पर आप फोन करके न सिर्फ अपने शहर में शौचालयों के निर्माण की स्थिति जान पाएंगे, बल्कि शौचालय बनवाने के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। आप जरूर उसका लाभ उठाएं। इतना ही नहीं, सफाई से जुड़ी शिकायतों और उन शिकायतों के समाधान की स्थिति जानने के लिए एक स्वच्छता ऐप की शुरुआत की है। आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, खास करके यंग जनरेशन फायदा उठाएं। भारत सरकार ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी अपील की है कि वे आगे आएं, स्वच्छता के लिए काम करना जो चाहते हैं ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर करें। झीलों के अंदर स्वच्छ भारत फेलोज के रूप में उनको भेजा जा सकता है। ये स्वच्छता अभियान सिर्फ संस्कारों तक सीमित रहने से भी बात बनती नहीं है। स्वच्छता स्वभाव बन जाए
इतने से ही काफी नहीं है। आज के युग में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य जैसे जुड़ता है, वैसे स्वच्छता के साथ रेवेन्यू मॉडल भी अनिवार्य है। वेस्ट टू वेल्थ ये भी उसका एक अंग होना जरूरी है और इसलिए स्वच्छता मिशन के साथ साथ वेस्ट टू कंपोस्ट की तरफ हमें आगे बढ़ना है। सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग हो, कंपोस्ट में बदलने के लिए काम हो और इसके लिए सरकार की तरफ से पॉलिसी इंटरवेंशन की भी शुरुआत की गई है। फर्टिलाइजर कंपनियों को कहा है कि वे वेस्ट में से जो कंपोस्ट तैयार होता है उसको खरीदें। जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहते हैं उनको ये मुहैया कराएं। जो लोग अपने जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, धरती की तबीयत की फिक्र करते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण काफी नुकसान हो चुका है, उनको अगर कुछ मात्रा में इस प्रकार के खातर की जरूरत है तो वो मुहैया कराए। और श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस काम में काफी योगदान दे रहे हैं। मैं नौजवानों को वेस्ट टू वेल्थ इस मूवमेंट में नए नए स्टार्टअप के लिए भी निमंत्रित करता हूं। वो ऐसे साधन विकसित करें, वो ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करें, सस्ते में उसके मास प्रोडक्शन का काम करें। ये करने जैसा काम है। बहुत बड़ा रोजगार का भी अवसर है, बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का भी अवसर है और वेस्ट में से वेल्थ क्रिएशन ये सफल होता है। इसी वर्ष 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष कार्यक्रम इंडोसैन इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। देश भर से मंत्री, मुख्यमंत्री, महानगरों के मेयर, कमिश्नर ये सब मिलकर के सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता इसी पर गहन चिंतन मनन करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है, फाइनेंशियल मॉडल क्या हो सकता है, जन भागीदारी कैसे हो सकती है, रोजगार के अवसर इस पर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, सब विषयों पर चर्चा होने वाली है। और मैं तो देख रहा हूं कि लगातार स्वच्छता के लिए नई नई खबरें आती रहती हैं। अभी तो एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने 107 गांवों में जाकर शौचालय निर्माण के लिए जागरण अभियान चलाया, स्वयं ने श्रम किया और करीब करीब 9000 शौचालय बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। पिछले दिनों आपने देखा होगा विंग कमांडर परमवीर सिंह की अगुवाई में एक टीम ने तो गंगा में देवप्रयाग से लेकर के गंगा सागर तक 2800 किलोमीटर की यात्रा तैर करके की और स्वच्छता का संदेश दिया। भारत सरकार ने भी अपने अपने विभागों ने एक साल भर का कैलेंडर बनाया है। हर डिपार्टमेंट 15 दिन विशेष रूप से स्वच्छता पर फोकस करता है। आने वाले अक्टूबर महीने में 1 से 15 अक्टूबर तक ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये तीनों मिलकर करके अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता का रोड मैप बना करके काम करने वाले हैं। और अक्टूबर महीने के लास्ट 2 वीक 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 3 और डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण विभाग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट 15 दिन अपने साथ संबंधित जो क्षेत्र हैं वहां पर सफाई अभियान चलाने वाले हैं। मेरा नागरिकों से भी अनुरोध है कि ये विभागों के द्वारा जो काम चलते हैं उसमें आपका कहीं संबंध आता है तो आप भी जुड़ जाइए। आपने देखा होगा इन दिनों स्वच्छता का सर्वे अभियान भी चलता है। पहले एक बार 73 शहरों के सर्वे करके स्वच्छता की क्या स्थिति है उसको देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। अब 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो 500 के करीब शहर है उनकी बारी है और इसके कारण हर शहर के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि चलो भाई हम पीछे रह गए, अब अगली बार हम कुछ अच्छा करेंगे। एक स्वच्छता की स्पर्धा का माहौल बना है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी नागरिक इस अभियान में जितना योगदान दे सकते हैं देना चाहिए। आने वाली 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। स्वच्छ भारत मिशन को
2 वर्ष हो रहे हैं। मैं गांधी जयंती से दिवाली तक खादी का कुछ न कुछ खरीदने के लिए तो आग्रह करता ही रहता हूं। इस बार भी मेरा आग्रह है कि हर परिवार में कोई न कोई खादी की चीज होनी चाहिए, ताकि गरीब के घर में दिवाली का दिया जल सके। इस 2 अक्टूबर को, जबकि रविवार है, एक नागरिक के नाते हम स्वयं स्वच्छता में कहीं न कहीं जुड़ सकते हैं क्या? 2 घंटे 4 घंटे फिजिकली आप सफाई के काम में अपने आप को जोड़िए। और मैं आपसे कहता हूं कि आप जो सफाई अभियान में जुड़े, उसकी एक फोटो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर आप शेयर कीजिए। वीडियो हो तो वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, पूरे देश में हम लोगों के प्रयास से फिर एक बार इस आंदोलन को नई ताकत मिल जाएगी, नई गति मिल जाएगी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुण्य स्मरण करते हुए हम देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प करें। मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन में देने का अपने आप में एक आनंद होता है। कोई उसे रिकॉग्नाइज करे या न करे, देने की खुशी अद्भुत होती है। और मैंने तो देखा पिछले दिनों, जब गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए मैंने कहा और देशवासियों ने जो उसको रिस्पॉन्ड किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरक घटना है भारत के राष्ट्रीय जीवन की। इन दिनों हमारे देश में कई नौजवान, छोटे मोटे संगठन, कॉर्पोरेट जगत के लोग, स्कूलों के लोग, कुछ एनजीओ, ये सब मिलकर के 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर कई शहरों में जॉय ऑफ गिविंग वीक मनाने वाले हैं। जरूरतमंद लोगों को खाने का सामान, कपड़े, ये सब एकत्र कर करके वो पहुंचाने का उनका अभियान है। मैं जब गुजरात में था तो हमारे सारे कार्यकर्ता गलियों में निकलते थे और परिवारों के पास जो पुराने खिलौने होते थे उसका दान में मांग करते थे। और जो खिलौने आते थे वो गरीब बस्ती की जो आंगनवाड़ी होती थी उसमें भेंट दे देते थे। उन गरीब बालों के लिए वो खिलौने, इनका अद्भुत आनंद देख करके ऐसा लगता था कि वाह। मैं समझता हूं कि ये जो जॉय ऑफ गिविंग वीक है, जिन शहरों में होने वाला है, इन नौजवानों के उत्साह को हमने प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। एक प्रकार का ये दान उत्सव है। जो नौजवान इस काम में लगे हैं उनको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 सितंबर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का आज अवसर है और आज से उनके जन्म की शताब्दी वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं, उस राजनीतिक विचारधारा को व्याख्यायित करने का काम, भारत के जड़ों से जुड़ी हुई राजनीति के पक्षकार, भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुरस्कृत करने के प्रयास वाली विचारधारा के साथ जिन्होंने अपना एक राजनीतिक दर्शन दिया, एकात्म मानव दर्शन दिया, वैसे पंडित दीनदयाल जी की शताब्दी का वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अंत्योदय का सिद्धांत ये उनकी देन रही है। महात्मा गांधी भी आखिरी छोर के व्यक्ति के कल्याण की बात करते थे। विकास का फल गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे मिले, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, 2 ही शब्दों में पूरा आर्थिक एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया था। देश उनके जन्म शताब्दी वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाए। समाज का, सरकारों का, हर किसी का ध्यान विकास के लाभ गरीब को कैसे मिले उस पर केंद्रित हो, और तभी जाकर के देश को हम गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं। मैं पिछले दिनों जहां प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, जो अब तक अंग्रेजों के जमाने से रेस कोर्स रोड के रूप में जाना जाता था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त प्रधानमंत्री के निवास स्थान वाले उस मार्ग का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। वो उसी शताब्दी वर्ष के गरीब कल्याण वर्ष का ही एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। हम सबके प्रेरणा पुरुष, हमारी वैचारिक धरोहर के धनी
श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, विजयादशमी के दिन ही 2 साल पहले मन की बात की मैंने शुरुआत की थी। इस विजयादशमी के पर्व पर 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। मेरी ये प्रामाणिक कोशिश रही थी कि मन की बात ये सरकारी कामों के गुणगान करने का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। ये मन की बात राजनीतिक छींटाकशी का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। ये मन की बात आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए। 2 साल तक भांति भांति के दबावों के बावजूद भी, कभी कभी तो मन लालायित हो जाए, इस प्रकार के प्रलोभनात्मक वातावरण के बावजूद भी, कभी कभी नाराजगी से साथ कुछ बात बताने का मन कर जाए, यहां तक दबाव पैदा हुए, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मन की बात को उन सब से बचाए रख करके सामान्य मानवी से जुड़ने का मेरा प्रयास रहा। इस देश का सामान्य मानवी मुझे किस प्रकार से प्रेरणा देता रहता है, इस देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं क्या है, और मेरे दिलो दिमाग पर जो देश का सामान्य नागरिक छाया रहता है, वो ही मन की बात में हमेशा हमेशा प्रकट होता रहा। देशवासियों के लिए मन की बात जानकारियों का अवसर हो सकता है। मेरे लिए मन की बात मेरे 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति का एहसास करना, मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को बार बार स्मरण करना और उसी से कार्य की प्रेरणा पाना, यही मेरे लिए कार्यक्रम बना। मैं आज 2 वर्ष इस सप्ताह जब पूर्ण हो रहे हैं, तब मन की बात को आपने जिस प्रकार से सराहा, जिस प्रकार से संवारा, जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, मैं इसके लिए भी सभी श्रोताजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आकाशवाणी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मेरी इन बातों को न सिर्फ प्रसारित किया, लेकिन उसको सभी भाषाओं में पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास किया। मैं उन देशवासियों का भी आभारी हूं कि जिन्होंने मन की बात के बाद चिट्ठियां लिख करके, सुझाव दे करके सरकार के दरवाजों को खटखटाया, सरकार की कमियों को उजागर किया, और आकाशवाणी ने ऐसे पत्रों पर विशेष कार्यक्रम करके सरकार के लोगों को बुला करके समस्याओं के समाधान के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया। तो मन की बात सिर्फ 15-20 मिनट का संवाद नहीं, समाज परिवर्तन का एक नया अवसर बन गया। किसी के भी लिए इससे बड़ा संतोष का कारण क्या हो सकता है। और इसलिए इसको सफल बनाने में जुड़े हुए हर किसी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले सप्ताह नवरात्रि और दुर्गा पूजा का पर्व, विजयादशमी का पर्व, दीपावली की तैयारियां, एक प्रकार से एक अलग सा ही माहौल पूरे देश में होता है। ये शक्ति उपासना का पर्व होता है। समाज की एकता ही देश की शक्ति होता है। चाहे नवरात्रि हो या दुर्गा पूजा हो, ये शक्ति की उपासना, समाज की एकता की उपासना का पर्व कैसे बने, जन जन को जोड़ने वाला पर्व कैसे बने, और वही सच्ची शक्ति की साधना हो, और तभी जाकर के हम मिलकर के विजय का पर्व मना सकते हैं। आओ शक्ति की साधना करें, एकता के मंत्र को लेकर के चलें, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शांति, एकता, सद्भावना के साथ नवरात्रि और दुर्गा पूजा का पर्व मनाएं, विजयादशमी का विजय मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।